नमस्कार, आदाब, वेलकम। मैं के सहाय लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। समय है पेट के एग्जाम का और पेट के एग्जाम में 5 नंबर आपका करंट अफेयर्स आना है। उस करंट अफेयर्स के लिए मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में आपके फंसने वाले हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है आपके लिए एलआईसी के अध्यक्ष के लिए किसे नियुक्त किया गया? एलआईसी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? आपके सामने ऑप्शन है अनंत महेश्वरी, पंकज सिंह, सिद्धार्थ मोहंती, महावीर सिंह। जी हाँ, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, और इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ मोहंती। जी हाँ, सिद्धार्थ मोहंती को एलआईसी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। एलआईसी की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1950 और एलआईसी के पहले सीईओ भी बनेंगे सिद्धार्थ मोहंती। जी हाँ, एलआईसी के पहले सीईओ भी कौन बनेगा? सिद्धार्थ मोहंती। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कार्बन न्यूनीकरण श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 के तहत पर्यावरण नीति में ग्लोबल सिल्वर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? चेन्नई मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, बेंगलुरु मेट्रो और जयपुर मेट्रो। जी हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा चेन्नई मेट्रो। चेन्नई मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 के तहत पर्यावरण नीति के लिए ग्लोबल सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपके पेट के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ग्लोबल सिल्वर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो चेन्नई मेट्रो को सम्मानित किया गया। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से रुपया स्वीकार करने वाला पहला बीमा कंपनी कौन सा है? पहला बीमा कंपनी जो डिजिटल करेंसी जिसे ई रुपया कहते हैं, सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जारी की गई ई रुपया, उसको एक्सेप्ट करने वाला पहला बीमा कंपनी कौन सा है? एचडीएफसी मानक जीवन बीमा, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। जी हाँ, सही जवाब है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस पहली कंपनी है जिसने करेंसी के रूप में ई रुपया को स्वीकार किया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर बनेंगे, बिग कैच अप पहल और पीआरईटी पहल की शुरुआत किसने की? तो आपको बता दूं, पीआरईटी और बिग कैच अप पहल की शुरुआत की डब्ल्यूएचओ के द्वारा। पहला ऑप्शन आपका है डब्ल्यूएचओ। जी हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1945 को स्थापित हुआ था और वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस। जी हाँ, डब्ल्यूएचओ 7 अप्रैल को स्थापित हुआ था, इसी नाते हम 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो आपका आंसर हो जाएगा पीआरईटी पहल और बिग कैचअप पहल की शुरुआत हुई डब्ल्यूएचओ के द्वारा। डब्ल्यूएचओ ने पीआरईटी की पहल शुरुआत की जैसे पहले से तैयार हो जाएं, कोविड जैसी बड़ी महामारी आने पे ऐसी समस्या ना आए जैसी समस्या भी हमने आपने झेली है। तो पहले से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, पहले से हम व्यवस्थित रहें, इसके लिए यह पहल शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मुंबई में विमोचित रिफ्लेक्शंस पुस्तक के लेखक कौन है? नारायण वाघुल, अमिताभ घोष, जयदीप मुखर्जी, बोरिया मजूमदार। सही आंसर हो जाएगा नारायण वाघुल। जी हाँ, नारायण वाघुल जो है लेखक हैं रिफ्लेक्शंस के, और इस पुस्तक को विमोचन किया निर्मला सीतारमण। जी हाँ, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका विमोचन किया और लिखा इस पुस्तक को नारायण वाघुल ने। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। भारत किसके साथ मिलकर नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र की स्थापना करेगा? देखिए, नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र क्या भारत और ब्रिटेन एक साथ तैयार कर रहे हैं? भारत और ब्रिटेन एक साथ तैयार कर रहे हैं और मकसद जो है आने वाले समय में जो हम ग्रीन हाइड्रोजन उपयोग कर रहे हैं या हम जो आने वाले टाइम में जो ईंधन उपयोग कर रहे हैं उसे किसी प्रकार से नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, जैसे कि हम कार्बन इमिशन बहुत कम से कम कर सकें। जो प्रतिबद्धता है देशों की कार्बन इमिशन कम करने की, जीरो कार्बन इमिशन प्राप्त करने की, वह सुलभ हो सके, वह आसान हो सके। इन तमाम नए चीज़ों की टेक्नोलॉजी को कैसे बढ़ावा दिया जाए,
नवाचार के लिए यह वर्चुअल केंद्र स्थापित किया जा रहा है भारत और ब्रिटेन के साथ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 12 वर्ष के अंतराल के बाद तमिल समुदाय द्वारा गंगा पुष्कर कुंभ का आयोजन कहां किया गया। तमिल समुदाय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बड़ी मात्रा में यहां पर आते हैं और गंगा स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो कुंभ मनाया जाता है गंगा पुष्कर कुंभ, ये अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए मनाया जाता है और यह मनाया गया वाराणसी में। कहां मनाया गया? वाराणसी में मनाया गया, ध्यान रखिएगा। आगे, निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वच्छ विरासत अभियान के हुडको अवार्ड 2022-23 से सम्मानित किया गया? जी हाँ, बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है और यह विरासतों को स्वच्छ रखने के लिए किया जाता है, स्वच्छ विरासत अभियान के तहत दिया जाता है और यह दिया गया उत्तर प्रदेश को। जी हाँ, उत्तर प्रदेश ने जीता है। पेट के एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है ये उत्तर प्रदेश ने जीता है। तो हुडको पुरस्कार 2022-23 सम्मानित किया गया किसे? उत्तर प्रदेश को, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, देखिए भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहां बनकर तैयार हुआ? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। भारत का पहला केबल आधारित रेलवे पुल, जी हाँ, केबल स्टे रेल ब्रिज, केबल आधारित रेल पुल बनाया गया जम्मू कश्मीर में। कहां तैयार किया गया? जम्मू कश्मीर में तैयार किया गया और जम्मू कश्मीर, इस पुल का नाम है अंजी खड्ड पुल। जी हाँ, अंजी खड्ड पुल, अंजी नदी पर तैयार किया गया, इसका नाम है अंजी खड्ड पुल। हाँ, पढ़ेंगे। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? सिद्धार्थ मोहंती, रजनीश कर्नाटक, अरविंद पनगड़िया, ए.के. मोहंती। सही आंसर आपका है ए.के. मोहंती। ए.के. मोहंती वर्तमान में है आपके परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष। हाल ही में इनको यह नियुक्ति प्रदान की गई है, याद रखिएगा इसको। तो प्रश्न क्या है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त किया? पहला क्वेश्चन आपका यही तैयार हो जाता है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? आपका आंसर होना चाहिए रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक लंदन की संस्था है जिसके द्वारा क्या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है। भारत का स्थान की बात करें तो भारत इसमें 61वें स्थान पर है, 161वें स्थान पर है भारत। भारत में कितनी स्वतंत्रता मिलती है मीडिया को, प्रेस को, यह बताता है यह स्थान। अगला प्रश्न कहता है प्रतिवर्ष विश्व स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई। तो सही आंसर हो जाएगा 3 मई। जी हाँ, 3 मई को हम मनाते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विमोचित मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस पुस्तक के लेखक कौन है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, अमिताभ कांत, अरविंद पनगनिया, पीयूष गोयल और बोरिया मजूमदार। बोरिया मजूमदार। तो आपको बता दूं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जो हैं पुस्तक के लेखक हैं जिसका नाम है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। जी हाँ, अरविंद पनगड़िया को आप जानते हैं हमारे नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष रहे। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, पढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो इसका आंसर क्या हो गया? अमिताभ कांत। आइए देखते हैं, आगे देखते हैं। हाल ही में किस समाजवादी नेता के रूप में योगदान के लिए मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया? जी हाँ, मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। मैन ऑफ द सेंचुरी के रूप में सम्मानित किया गया, मैन ऑफ द सेंचुरी के रूप में सम्मानित किया गया पंडित रामकिशन। इसको पंडित रामकिशन को सम्मानित किया गया मैन ऑफ द सेंचुरी के रूप में। और एक समाजवादी नेता रहे हैं। ये कैसे रहे हैं? एक समाजवादी नेता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है अगला प्रश्न आपके सामने।
वर्ष 2023 में बंगाल की खाड़ी में आने वाले पहले चक्रवात मोचा का नाम किसने सुझाया था? इराक, यमन, भारत, नेपाल। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा यमन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यमन हो जाएगा। यमन ने सुझाया था मोचा का नाम, चक्रवात मोचा का नाम किसने सुझाया था? यमन ने सुझाया था। एक समुद्री देशों का एक सीरीज होता है जिसके आधार पर अगला चक्रवात का नाम कौन रखेगा, उस सीरीज के आधार पर रखा जाता है। क्वेश्चन है, भारत की मेजबानी में SCO, जी हाँ, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 15 जून 2001 15 जून 2001 15 जून 2001 को स्थापित हुआ आपका SCO, और इसके वर्तमान में 8 सदस्य देश हैं। भारत इसका एक सदस्य देश है। इसके साथ ही साथ मुख्यालय है BC, कहाँ पे है? BC में इसका मुख्यालय है। और भारत की मेजबानी में SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? उड़ीसा, गोवा, तमिलनाडु, राजस्थान। तो सही आंसर हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा गोवा। कहाँ हो जाएगा? गोवा। जी हाँ, गोवा की राजधानी पणजी। तो गोवा में बनाया गया, मंत्रियों की बैठक हुई SCO। ठीक है, पढ़ते हैं, बिना समय गवाए बढ़ते हैं। बहुत ही लंबी सीरीज होने वाली है और कई पार्ट में आपके सामने जल्दी से प्रस्तुत करना चाहूंगा। तो पहला पार्ट आपके सामने आज ये है। ठीक है, पेट का एग्जाम नजदीक है और हमें लगे रहना है। ये वह एग्जाम है जो हमको साल भर वैकेंसीज को देने के लिए सुलभ कराता है, आसान कराता है। जितना ज़्यादा नंबर आपके पास है उतने ज़्यादा चांसेस हैं जूनियर असिस्टेंट वाले, आने वाले जूनियर असिस्टेंट को भरने की, आने वाले वीडियो के फॉर्म को भरने की, आने वाले लेखपाल के फॉर्म को भरने की। तो ये पेट का एग्जाम जो है एकदम समझिए आपके लिए परीक्षा है, एकदम इंपॉर्टेंट परीक्षा है, जिसको देने के बाद आपको ये तय हो जाएगा कि साल भर आप क्या करने वाले हैं, है ना। अब ये सिस्टम हो गया कि साल भर आप क्या करेंगे। ये कैसे तय होगा? ये तय होगा पेट के एग्जाम के स्कोर पर। इस नाते यह एग्जाम बहुत ही सीरियसली लीजिए, आप लेते भी हैं और इतना अच्छा स्कोर करिए ना दोस्त, इतना अच्छा स्कोर करिए कि आने वाले एग्जाम को फॉर्म आराम से फिल हो सके, कोई इशू ही ना हो। बस वैकेंसी पता चल जाए या ये वैकेंसी आने वाली है, उसकी तैयारी चालू, ये डर ना रहे कि हाँ मेरा निकलेगा या नहीं निकलेगा, स्कोर काउंट होगा, स्कोर पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, ये डर नहीं रहना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब का संबंध किससे है? साइबर हैकरों की गिरफ्तारी से, तुर्की द्वारा ISI प्रमुख को मारना, ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स की ताजपोशी, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, सही आंसर आपके सामने है ऑप्शन नंबर C, ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स थर्ड का ताजपोशी, है ना। ठीक भाई, तो गोल्डन ऑर्ब, ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब। जाओ अगला भैया। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया है? अंकटाड ने, CIRF ने, WTO ने, OECD ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल रिलीजियस, ठीक है, तो इनके द्वारा जारी किया गया अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2023। आइए, प्रोजेक्ट संजय। जी हाँ, प्रोजेक्ट संजय की बात कर रहा है यहाँ पे प्रश्न में। और पूछा क्या है प्रोजेक्ट संजय किसने प्रारंभ किया? कृषि मंत्रालय ने, नीति आयोग ने, भारतीय सेना ने और शिक्षा मंत्रालय ने। तो आपको बता दें प्रोजेक्ट संजय भारतीय सेना की एक पहल है, जिसके अंतर्गत भारतीय सेना रणभूमि में कैसे व्यवस्थित रहे, रणभूमि में कैसे सशक्त रहे, अपने सर्विलांस व्यवस्था, अपनी कम्युनिकेशन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ऑपरेशन संजय की शुरुआत की गई भारतीय सेना के द्वारा। भारत में 3 प्रकार की सेनाएं हैं, भारतीय सेना थल, जल, नभ, और उनके द्वारा भारतीय सेना द्वारा शुरू किया प्रोजेक्ट संजय। आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट इज द राइट आंसर। बढ़िए, आगे बढ़ेंगे जल्दी से। कमेंट में मुझे जल्दी से बताइए, तीनों सेनाओं का समन्वय करने के लिए भारत में कौन सा पद सृजित है? यहाँ हमने बात की अभी भारतीय सेना की, और भारत में तीनों सेनाओं के समन्वय के लिए, तीनों सेनाओं के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए किस पद का सृजन किया गया? जल्दी से कमेंट में बताना है आपको, ठीक है, कमेंट में बताइए जल्दी से। अगला प्रश्न है, विशेष नाम की खुदरा बैंकिंग पहल किसने प्रारंभ की? SBI, ICICI, HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB। आंसर है HDFC, हाउस डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन।
इसके द्वारा शुरू किया गया विशेष नामक एक खुदरा बैंकिंग मतलब रिटेल। और इसका लक्ष्य क्या है दोस्तों? इसका लक्ष्य है कि 1 लाख से अधिक ग्राहक को जोड़ना। 1 लाख से अधिक ग्राहकों को जोड़ने के लिए एक विशेष प्रकार के योजना की शुरुआत की। इसका नाम ही अकाउंट व्यवस्था की शुरुआत की। इसका नाम ही क्या दिया इन्होंने? विशेष। और इस विशेष नामक खुदरा बैंकिंग पहल के तहत ये लोगों को विशेष व्यवहार करेंगे, विशेष लोगों को विशेष ऑफर्स देंगे, लोगों को ऐसा स्पेशल फील कराएंगे और प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा, जी हाँ, इनका लक्ष्य है 1 लाख ग्राहकों को जोड़ना। बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न क्या कहता है आपके लिए? भारतीय सेना द्वारा बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन कहां किया गया? ऑप्शन आपके सामने है। अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। बुलंद भारत अभ्यास अभ्यास का आयोजन किया गया था अरुणाचल प्रदेश में। कहां पे आयोजन किया गया था? अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। और भारतीय सेना चीन की सीमा के पास, जी हां, चीन की सीमा के पास चुस्त दुरुस्त दिखाने के लिए, अपनी व्यवस्था दिखाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन करती है। और यह अरुणाचल प्रदेश पे ही चीन की सीमा के साथ यह होता है ना? भारत की सेनाओं के बीच ही होता है, लेकिन हम चीन की सीमा के नजदीक यह अभ्यास करते हैं ताकि चीन को पता चले कि भारत कितना सशक्त हो चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन है, 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां प्रारंभ हुआ? मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार। जी हाँ, आपके सामने अब 4 ऑप्शंस हैं और सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। जी हाँ, इंडोनेशिया में शुरू किया गया 42वां आसियान शिखर सम्मेलन। स्टार्ट कार्यक्रम किसने आरंभ किया? स्टार्ट कार्यक्रम इसरो के द्वारा शुरू किया गया। यह एक प्रकार का ट्रेनिंग कार्यक्रम है, साइंस अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग इसका नाम है। और ये बेसिकली शुरू किया गया इसरो के द्वारा। जी हाँ, भारत में अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, इसके द्वारा शुरू किया गया। बेसिकली पीजी और पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए, और खासकर ऐसे बच्चों के लिए जो यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट से, ठीक, तो उनके लिए प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत उनको यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसरो ने इसकी शुरुआत की है। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969। और इसरो की मुख्यालय जो है वो कहाँ पे स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। अभी हाल ही में सभी के लिए बहुत गौरव का क्षण था जब हम चंद्रयान को लैंड कर पाए, चंद्रयान 3 को लैंड कर पाए, और यह सब हो सका इसरो के द्वारा। ठीक है, तो स्टार्ट कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? इसरो ने की। बेसिकली पीजी और अंडर ग्रेजुएशन के बच्चों को साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस जानकारी देने के लिए। शुरू करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई? 160वीं, 61वीं, 62वीं, 63वीं। तो सही आंसर हो जाएगा 162वीं। जी हाँ, 162वीं जयंती मनाई गई रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। जी हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के लिए राष्ट्रगान की रचना की थी या राष्ट्रगीत की रचना की थी? कमेंट में बताइए, जल्दी से कमेंट में बताइए, राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान की रचना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने? कमेंट में बताइए, राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत, जल्दी से कमेंट में बताइए, फटाफट कमेंट में बताइए। और ये हाँ, चलिए अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़। सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलेंगे। सही आंसर होगा केरल। जी हाँ, पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है, साक्षरता की बात हो रही है, केरल आ जाना चाहिए। केरल सरकार ने भारत का पहला राज्य बना जहां पर इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क तैयार किया गया। केरल राज्य में जितने भी विद्यालय हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको रैंकिंग प्रदान की गई। आप सरकार ऐसा करना चाहते कि बच्चे 12 कक्षा 12 करने के बाद, इंटर पास करने के बाद जब सोचें कि उन्हें क्या करना है, तो उनके सामने कई प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कई व्यवस्थाएं होती हैं, कई विषय होते हैं जिनमें वो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो हर विषय में अलग अलग रैंकिंग करके विद्यालयों का, इंस्टीट्यूट की रैंकिंग कर दी गई, ताकि बच्चा अगर पढ़ना चाहे तो सबसे बेस्ट कॉलेज, जहाँ से सबसे बेस्ट प्लेसमेंट मिलता है, जहाँ पे सबसे बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं, फैकल्टीज़ हैं, वहाँ पे वो एडमिशन ले और वो अच्छा अच्छा पढ़ाई कर सके। इसके लिए रैंकिंग फ्रेमवर्क तैयार करने वाला, इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बना केरल। बढ़ेंगे।
पढ़ेंगे। भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना का आरंभ कहाँ हुआ? जी हाँ, भारत का पहला पॉड टैक्सी योजना जल्द ही शुरू होगा नोएडा, ग्रेटर नोएडा के क्षेत्र में, जेवर एयरपोर्ट के क्षेत्र में, और वो पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश भारत का पहला प्रदेश बनने वाला है जहां पर पॉड टैक्सी की शुरुआत की जाएगी। जी हाँ, पॉड टैक्सी की शुरुआत करने वाला पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, और कहां पे? ग्रेटर नोएडा और नोएडा के क्षेत्र में। पढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर बिना समय गवाए। समय बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। आगे आइए, सक्षम लर्निंग प्रबंधन सूचना प्रणाली को किसने लॉन्च किया? सक्षम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। जी हाँ, सक्षम जो है, सक्षम एक लर्निंग प्रबंधन सूचना प्रणाली है। जैसे इसमें भी लिखा है सक्षम क्या है? एक लर्निंग प्रबंधन सूचना प्रणाली है, और इसको लॉन्च किया गया भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या था? इसको लॉन्च करने का उद्देश्य था कि जो हमारे पीएससी में, सामुदायिक चिकित्सालय में जो डॉक्टर्स हैं, और जो हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स हैं, उन सभी को समान रूप से डिजिटली तरीके से प्रशिक्षण दिया जा सके, ताकि कोविड जैसी महामारी अगर दोबारा आती है तो उसको कैसे झेलना है, उसको कैसे मैनेज करना है, इसकी जानकारी उनको हो सके। डॉक्टर के साथ साथ मेडिकल स्टाफ, मेडिकल हेल्थ के जो स्टाफ होते हैं, उनको भी इस प्रशिक्षण दिया जा सकता है। तो सक्षम करना उनको, एक्चुअली बेसिकली उनको क्या करना? सक्षम करने का उद्देश्य है, ताकि ऐसी किसी भी स्थिति में वो आराम से ट्रीट कर सकें। ठीक है, पढ़े आगे। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है, बढ़ेंगे। कौन है मंत्री? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का मंत्री कौन है? मनसुख भाई लक्ष्मण भाई मंडाविया। ठीक है, मनसुख भाई लक्ष्मण भाई मंडाविया। बढ़ेंगे जल्दी से आगे की तरफ। भारत ने किस देश के साथ समन्वित गश्ती कारपेट के 35वें संस्करण का आयोजन किया? म्यांमार, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया। भारत ने किस देश के साथ समन्वित गश्ती कारपेट के 35वें संस्करण का आयोजन किया? म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड। ठीक है, भारत ने किस देश के साथ समन्वय गश्ती कारपेट, जी हाँ, देखिए मैं कंफ्यूज था थोड़ा। कारपेट, CORP, कारपेट का 35वां संस्करण संपन्न हुआ थाईलैंड के साथ। जी हाँ, कारपेट का 35वां संस्करण संपन्न किसके साथ हुआ? थाईलैंड के साथ। भारत और थाईलैंड के बीच संपन्न होता है कारपेट। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर जल्दी से। अगला प्रश्न क्या कहता है आपके लिए? चलने का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? चलने का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला राज्य है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात। राजस्थान नहीं, पंजाब है भारत का पहला राज्य जो चलने का अधिकार देता है। जी हाँ, चलने के अधिकार से क्या संबंध? बचपन से ही चलते आ रहे हैं, अधिकार क्या देगा सरकार हमको? जी नहीं, ऐसा नहीं है। पंजाब सरकार का कहना है कि रोड एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं हो जाती हैं, रोड एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा मृत्यु हो जाती है, और ऐसा ना हो इसके रोकने के लिए साइकिल और पैदल वालों को अलग से सड़क देना। जी हाँ, पंजाब सरकार ने कहा कि अब जो भी सड़कें बनेंगी उन सभी सड़कों में अनिवार्य रूप से पैदल और साइकिल वालों के लिए अलग से रास्ता बनाना है। और यहाँ तक कि NH, जी हाँ, पंजाब में से जो NH भी गुजर रहे हैं उनको भी ऐसा करना होगा, उनको भी रोड के साइड में चलने के लिए फुटपाथ बनाना होगा, और ऐसा करके वो आपको चलने का अधिकार दे रहे हैं, ऐसा करके आपको स्वतंत्र रूप से पढ़ने का अधिकार दे रहे हैं। तो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य है पंजाब। आइए, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? अशोक गहलोत, अरविंद केजरीवाल, योगी आदित्यनाथ, ममता बनर्जी। इसका सही आंसर है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इन्हें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया।
आगे देखते हैं, विश्व शांति और खुशहाली के लिए वार्षिक मोनलम चेल्मो, ये ध्यान रखिएगा, मोनलम चेन्मो महोत्सव मनाया जाता है। इसे हम प्रार्थना फेस्टिवल भी कहते हैं, प्रे फेस्टिवल भी कहते हैं, वर्ल्ड प्रे फेस्टिवल भी कहते हैं। और मोनलम चेन्मो मनाया कहाँ जाता है? ये मनाया जाता है लद्दाख में। जी हाँ, सही आंसर क्या है? लद्दाख में मनाते हैं हम मोनलम चेन्मो महोत्सव। कहाँ मनाते हैं? लद्दाख में मनाते हैं। विश्व की शांति और खुशहाली के लिए मनाया जाता है। इसलिए मैंने कहा द ग्रेट प्रे फेस्टिवल भी इसे हम कहते हैं, महान शांति का उत्सव भी हम इसे कहते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? ऐसी बच्चियां जो स्कूल में पढ़ रही हैं, किशोरियां जो स्कूल में पढ़ रही हैं, उनके पोषण की चिंता करना, उनके लिए पढ़ाई के साथ साथ पोषण की चिंता भी करना, ऐसा करके आंगनवाड़ी 2.0 पोषण 2.0 को भी आपस में जोड़ा गया है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? स्मृति ईरानी जी। जी हाँ, आपके महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, और इनके द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय पोषण भी और पढ़ाई भी योजना या कार्यक्रम। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 प्रारंभ किया या संपन्न हो गया? अब तो प्रारंभ नहीं, संपन्न हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच संपन्न होता है समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास। समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न होता है? तो आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया और भारत। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता हुआ करती थी, अब है नूसंतारा। आगे बढ़ेंगे, ट्विटर के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया? इवान विलियम्स, पराग अग्रवाल, कार्तिकेयन बालगोपन, लिंडा याकोरिनी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, लिंडा याकारिनो। लिंडा याकारिनो जो है ट्विटर, जो कि अब एक्स हो चुका है, ट्विटर जो कि अब क्या हो चुका है? एक्स हो चुका है, इसके नए सीईओ नियुक्त किए गए थे। सीबीआई के निदेशक पद पर किसे नियुक्ति दिया गया? सुधीर सक्सेना, सुबोध कुमार, प्रवीण सूद, पीजे थॉमस। जी हाँ, आपको बता दूं प्रवीण सूद इज द राइट आंसर। प्रवीण सूद को लॉन्च किया गया है, नियुक्त किया गया है सीबीआई के महानिदेशक के पद पर। सीबीआई की शुरुआत होती है 1962 में, संथानम समिति की सिफारिश पर इसको स्थापित किया गया था। जहां भी क्राइम की बात आ जाती है ना, वहां सीबीआई आ जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? आशुतोष दीक्षित, प्रदीप जोशी, मनोज सोनी, रॉस बाकर। तो आंसर हो जाएगा मनोज सोनी। जी हाँ, मनोज सोनी को यूपीएससी, जी हाँ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष के पद में नियुक्त किया गया है। जल्दी से आगे बढ़ेंगे, मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किसने किया? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा शुरू किया गया मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन। इसके अंतर्गत आप और अच्छे से, जब जीवन कैसे और अच्छे से जिया जाए, संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है, और पर्यावरण में कैसे सुधार ला सकते हैं, आप अपने जीवन में कैसे नया सुधार ला सकते हैं पर्यावरण को लेकर के, इन सब चर्चाओं की, इन बातों पर चर्चा की गई है। और इसको लॉन्च किया है आपके पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने। आंसर हो जाएगा मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन। अगला प्रश्न देखिए, द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड, डॉक्टर मनोज कुमार, वरुण गांधी, के सैलजा। सही आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। जी हाँ, रस्किन बॉन्ड का जन्म हुआ था भारत में, और तत्कालीन ब्रिटिश भारत में आप कह सकते हैं, मोहाली में हुआ था, और द गोल्डन ईयर्स पुस्तक जो है इन्होंने लिखा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? मनोज सोनी, राजेश गुप्ता, रवनीत कौर, प्रवीण सूद। तो आंसर हो जाएगा रवनीत कौर। जी हाँ, रवनीत कौर को बनाया गया है सीसीआई, जी हाँ, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष। ठीक है, तो आप प्रवीणीत कौर याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री
सीखो कमाओ योजना किसने शुरू की? जी हाँ, आपको कौशल सिखाने की बात कही जा रही है, कौशल सीखने के बाद कमाने की बात कही जा रही है। ऐसे लोग जो बहुत शिक्षित नहीं हैं, कुछ हुनर सीख करके अपना जीवन बिता सकते हैं, और ऐसी शुरुआत की है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। जी हाँ, मध्य प्रदेश में इलेक्शन भी चालू हो चुके हैं, चालू होने वाले हैं, डेट्स आ गई हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया बेरोजगार युवाओं के साथी के लिए मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। ठीक है, इनके अंतर्गत इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रशिक्षण देने के बाद ये कमाने के लिए इनको व्यवस्था दी जाएगी। ठीक है, तो सीखो और कमाओ योजना शुरुआत हो गई मध्य प्रदेश। बढ़ेंगे आगे की तरफ। अगला प्रश्न कहता है 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है जर्मनी। जी हाँ, जर्मनी में किया गया था 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन। अगला प्रश्न, भारत के सबसे लंबे 570 मीटर स्काई वॉक पुल का कहाँ स्थापन किया गया? कर्नाटक, मेघालय, सिक्किम, तमिलनाडु इज द राइट आंसर। जी हाँ, तमिलनाडु इज द राइट आंसर। तमिलनाडु में किया गया भारत के सबसे लंबे 570 मीटर लंबे स्काई वॉक पुल। जी हाँ, स्काई वॉक पुल का सेंस होता है जो हवा में झूलता रहता है ना, बीच में कोई भी उसको सपोर्ट नहीं दिया जाता, हवा में झूलता हुआ रहता है। और जैसे लक्ष्मण झूला आप देखे होंगे, लक्ष्मण झूला देखे होंगे, राम झूला देखे होंगे, उस तरीके से सबसे लंबा स्काई वॉक पुल स्थापित किया गया है तमिलनाडु में, और ये भारत का सबसे लंबा है, 570 मीटर लंबा है। ठीक है, आइए, महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल की शुरुआत की तेलंगाना ने। जी हाँ, तेलंगाना सरकार द्वारा महिलाओं को कार्यस्थल पर ही सुरक्षित प्रदान किया जाए। कार्यस्थल एक ऐसा स्थान है जहाँ पे तमाम तरीके के कलीग्स होते हैं, जो सहकर्मी होते हैं। कभी कभी महिलाएं और लड़कियों को अपना स्थान जहाँ पे वो काम करती हैं वही सुरक्षित नहीं लगता, तो कार्यस्थल, बाहर की बात तो छोड़ दीजिए, कार्यस्थल पे ही सुरक्षा महसूस ना हो, कार्यस्थल पे ही बहुत अच्छा ना लगे, अच्छी गुड फीलिंग ना हो, तो ऐसा तो अच्छी बात नहीं है। तो तेलंगाना सरकार ने कहा कि महिलाओं के लिए कार्यस्थल जो है उसको ही सुरक्षित बनाने का उद्देश्य है। ऐसे साहस पहल की शुरुआत की गई तेलंगाना सरकार के द्वारा। ठीक है, तो साहस पहल की शुरुआत होती है तेलंगाना सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस देश के साथ मिलकर दूसरा नौसैनिक अभ्यास अल मुहिद अल हिंदी? जी हाँ, पहले इसका नाम था अल मुहद अल हिंद, पहले से क्या नाम था? अल मुहद अल हिंद, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया, अल मुहिद अल हिंदी हो गया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। अल मुहद अल हिंदी 2023 किया गया सऊदी अरब के साथ। किसके साथ? सऊदी अरब के साथ। आपके सामने ऑप्शंस थे, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कतर, नहीं, सऊदी अरब इज द राइट आंसर। ओके, प्रतिवर्ष जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बिना सोचे बिना समझे सही आंसर आपका देना जिम्मेदारी है। इसका आंसर मुझे नहीं बताना, इसका आंसर मुझे नहीं बताना, ये आंसर आप बताएंगे, जितनी जल्दी होगा कमेंट में बताएंगे। मैं वेट कर रहा हूं 2 मिनट के लिए, जल्दी से बताइए। भारत में प्रतिवर्ष जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बायोडाइवर्सिटी डे। जी हाँ, बहुत सही, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया। 22 मई, 22 मई को हम मनाते हैं जैव विविधता दिवस। आइए आइए दोस्तों, बढ़ेंगे आगे। वर्ष 2025, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, मैं स्टार लगाने का प्रयास करूंगा इस पे। जी हाँ, स्टार वाला क्वेश्चन है। वर्ष 2025 को किस देश ने विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया है? वर्ष 2025 को किस देश ने विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया है? मालदीव, श्रीलंका, भूटान, नेपाल। आंसर है नेपाल। आंसर क्या है? नेपाल। नेपाल ने वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है। आइए, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। जी हाँ, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत बुजुर्गों को वायुयान से तीर्थ यात्रा कराना, बुजुर्गों को वायुयान से तीर्थ यात्रा कराना, ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश से लोगों को प्रयागराज की यात्रा कराई गई, भोपाल से प्रयागराज की यात्रा कराई गई, और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। भैया ठीक, आगे बढ़ेंगे। विशेष बच्चों के लिए निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कहाँ की गई? जी हाँ, निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कहाँ की गई? आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु।
निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना एक आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। इसके अंतर्गत एक संजीवनी कोष का निर्धारण किया गया, जिसमें जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वह अपने सैलरी का, अपने वेतन का कुछ भाग इसमें दान देंगे, और जिससे सरकार द्वारा ऐसे बच्चों का स्वास्थ्य की चिंता की जाएगी, ऐसे बच्चों की चिकित्सा कराई जाएगी जो मस्तिष्क से विकलांग हैं, जो विशेष बच्चे हैं, जिनको हम विशेष बच्चे कहते हैं, ऐसे विशेष बच्चों की व्यवस्था कराई जाएगी। और इसकी शुरुआत हुई है आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? जॉर्जी गोस्पोडिनो, गीतांजलि इस्माइल कदारे, डेविड डायो। जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा जॉर्जी गोस्पोडिनो। जॉर्जी गोस्पोडिनो को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्जी गोस्पोडिनो। अगला, असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया द्वारा विमोचित पुस्तक पार्टीशनेड फ्रीडम के लेखक कौन है? संबित पात्रा, राम माधव, सुधांशु त्रिवेदी, गौरव भाटिया। सही आंसर हो जाएगा राम माधव। जी हाँ, राम माधव द्वारा ये पुस्तक लिखी गई और इसका नाम क्या है? इसका नाम है पार्टीशनेड फ्रीडम। जी हाँ, और इसको विमोचन किया असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया द्वारा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण भारत के लिए एक बहुभाषी एसआई चैटबॉट जुगलबंदी किसने लॉन्च किया? जुगलबंदी की लॉन्चिंग किसने की? अमेजन ने, गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, रिलायंस ने। सही आंसर बोलना है, सही आंसर बोलना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया जुगलबंदी। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का पहला ई शासित राज्य बना? भारत का पहला ई शासित राज्य बनने वाला है केरल। जी हाँ, केरल जो है भारत का पहला ई शासित राज्य है। और चूंकि देखिए, डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत करने वाला पहला राज्य, पूर्ण डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल है। डिजिटल साक्षरता शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल है। डिजिटल बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल है। ई टैक्सी सेवा देने वाला, खुद का इंटरनेट सेवा लागू करने वाला, खुद के लिए OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला, ये सारा जो है पहला, भारत का पहला जल बजट पेश करने वाला राज्य कौन सा है? केरल है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप दिमाग में रखे रहिएगा। सॉरी, मैं ये, हाँ चलिए आगे बढ़ूंगा। 54वें प्रश्न के, पीएम मोदी के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर दौरान किस शहर में हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया? देखिए, हैरिस पार्क जो है ये एक ऐसे क्षेत्र में है जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय रहते हैं, जो सिडनी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सिडनी में पड़ता है। और इस नाते वहाँ के एंथनी अल्बनीज, वहाँ के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और नरेंद्र मोदी द्वारा संयुक्त रूप से इसका नाम, हैरिस पार्क का नाम बदल के क्या कर दिया गया? लिटिल इंडिया कर दिया गया है। वही हैरिस पार्क है जहाँ पर हमारे भारतीय होली, दिवाली के अवसरों पर उत्सव मनाते हैं, और इस नाते इसका नाम क्या रख दिया गया? लिटिल इंडिया रख दिया गया। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान कहाँ प्रारंभ किया? इंदौर, लखनऊ, पटना, जयपुर। जी हाँ, समर्थ अभियान की बात की जा रही है। और समर्थ अभियान का सेंस ये है कि ग्रामीण स्तर पर, जी हाँ, गांव के स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दिया गया। गांव के लोगों को ऐसा सक्षम बनाना, गांव के लोगों को ऐसी व्यवस्था देना, उनको साक्षर करना, ताकि वो डिजिटल लेन देन आसानी से कर सकें। इसके लिए समर्थ अभियान की शुरुआत की जा रही है, और इसको शुरू किया गया लखनऊ से। कहां से? लखनऊ से। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा समर्थ योजना अभियान की शुरुआत की गई। कहां से? लखनऊ से। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने,
सीबीडीसी, जी हाँ, सीबीडीसी का उपयोग, सीबीडीसी सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी का उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन सा? देश का पहला नगर निगम कौन सा है जिसने सीबीडीसी एक्सेप्ट किया? जी हाँ, ई रुपया एक्सेप्ट किया। भारत का पहला सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कौन सी है? ई रुपया है, जिसको आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया। और इसको एक्सेप्ट करने वाला पहला नगर निगम कौन सा है? बेंगलुरु, मुंबई, नई दिल्ली, पटना। सही आंसर हो जाएगा पटना। पटना के द्वारा भारत का पहला नगर निगम है जिसने सीबीडीसी ई रुपया को एक्सेप्ट किया। अभी आपने पढ़ा था कुछ देर पहले ही कि भारत का पहला इंश्योरेंस कंपनी कौन सा है? तो रिलायंस है जिसने सीबीडीसी को एक्सेप्ट किया। अगला प्रश्न देखेंगे, रेसेप तैयब एर्दोगन किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? इजराइल, तुर्की, ओमान, जॉर्डन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा तुर्की। जी हाँ, तुर्की, जो पहले तुर्की हुआ करता था, उसकी राजधानी अंकारा हुआ करती है, उसके राष्ट्रपति बने हैं रेसेप तैयब। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। रिंग साइड पुस्तक की लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड, विजय डर्डा, आदित्य भूषण, वरुण गांधी। तो आपको बता दें, रिंग साइड जो पुस्तक है, इसके नए लेखक हैं डॉक्टर विजय दर्डा। डॉक्टर विजय दर्डा द्वारा लिखी पुस्तक रिंग साइड, और इसके लेखक हैं डॉक्टर विजय दर्डा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके लिए एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? आप सामने हैं, पहले दूसरे। बात यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, जहां पर है ग्रामीण परिवारों को, जी हाँ, ग्रामीण परिवारों की बात करेगा तो उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा हो जाएगा। पहले स्थान पे आपका आ जाएगा बिहार। अगर पूछेगा किस राज्य द्वारा सबसे ज्यादा नल कनेक्शन प्रदान किया गया, हर घर नल वाली योजना के अंतर्गत बात करेगा, तो इसका आंसर गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। अगर बात ग्रामीण परिवेश करेगा, ग्रामीण परिवारों की करेगा, तो पहले स्थान पर बिहार। और अगर नॉर्मली बात करेगा कि सबसे ज्यादा नल कनेक्शन देने वाला राज्य कौन सा, आंसर गोवा है। वैसे ग्रामीण कनेक्शन की बात करें तो दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेफ सिटी योजना शुरू? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। सेफ सिटी की शुरुआत शुरू करने वाला भारत का राज्य कौन सा है जिसने हाल ही में सेफ सिटी की शुरुआत की? आंसर क्या है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सेफ सिटी योजना की शुरुआत की गई ताकि गाँव के लिए बच्चियों के सुरक्षित किया जा सके। अंतर्गत तमाम तरह की व्यवस्थाएं और सुरक्षा को चाकचक्यबंद किया गया। क्रिकेट एसोसिएशन, जी हाँ, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के निदेशक किसे किया गया? आपके सामने ऑप्शन हैं, प्रेम मनोहर मेहता, देवेंद्र सिंह चौहान, जावेद अख्तर। राइट आंसर है देवेंद्र सिंह चौहान। देवेंद्र सिंह चौहान को बनाया गया उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का। आइए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या की तर्ज पर कितने नगर निगमों को सोलर सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया? जी, अभी हाल ही का फैक्ट है, भारत का पहला सोलर शहर घोषित किया गया सांची को। भारत का पहला सोलर शहर घोषित किया गया सांची को। और भारत सरकार का लक्ष्य है 2027 से पहले लगभग प्रत्येक राज्य में अपना एक सोलर शहर हो, अपना एक सौर शहर हो। इस तरीके से सोलर सिटी बनाने का निर्णय लिया गया। कितने? 16 नगर निगमों को। कितने नगर निगमों को? 16 नगर निगमों को अयोध्या की तर्ज पर सोलर सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे अगला प्रश्न। जी हाँ, करते रहिए, सफलता अर्जित करनी है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक नहीं लाखों एग्जाम्पल हैं, तो लग जाइए, जुट जाइए मेहनत करके और वह स्कोर हासिल कर लीजिए जिससे आपको वर्ष भर हर एग्जाम देने का मौका मिले और ज़्यादा चांसेस बन सकें आपके सिलेक्शंस के। ठीक है, उस कुर्सी की कसम है आपको।
पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में किस जिले में निजनी लैंड की तर्ज पर रामालैंड बनाने का लक्ष्य रखा गया है, घोषणा की गई है। तो राम नदी का नाम आया तो वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ, हमको पता है आंख बंद करके लगाया जा सकता है, आंसर होगा अयोध्या। जी हाँ, अयोध्या में बनाया जाएगा रामालैंड। जी हाँ, डिज्नीलैंड की तर्ज पर बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित LBSI हवाई अड्डे को भारत का पहला रीडिंग लॉन्च हवाई अड्डा बनाया जा रहा है? वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या, कुशीनगर। आंसर हो जाएगा वाराणसी। उत्तर प्रदेश में आपके वाराणसी हवाई अड्डा है, वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि बाबतपुर हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता था, अब इस समय लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। उसको भारत में किंग लॉन्च हवाई अड्डा बनाने का प्रयास किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने नगर निगमों में नाथ्रो नाथ्रो RRR से परसेंटेज स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो आपको नाम से ही क्लियर है, नाथ्रो नाथ्रो मतलब मत फेंको मत फेंको। जी हाँ, मतलब मत फेंको मत फेंको। ऐसे सामान जो आपके घर में कबाड़ बने हुए हैं, पड़े हुए हैं, उनको आप दान कर सकते हैं ताकि दूसरों का उपयोग किया जा सके। और ऐसे 11 नगर निगमों में ऐसे सेंटर स्थापित किए जाएंगे जिनको नाथ्रो नाथ्रो RRR सेंटर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन आपके सामने हैं, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, अयोध्या। तो आंसर क्या हो जाएगा? अयोध्या। अयोध्या में स्थापित होगा विश्वविद्यालय, रामायण विश्वविद्यालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना की जाएगी? उत्तर प्रदेश का वह जिला जो कि 3 तरफ से मध्य प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है, और ऐसा जिला है ललितपुर। जी हाँ, ललितपुर में स्थापित किया जाएगा भारत का पहला फार्मा पार्क। भारत का पहला, उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क स्थापित किया जाएगा ललितपुर में। आगे, उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय लिया है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल, गंगा यमुना। आंसर हो जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे। जी हाँ, गंगा एक्सप्रेसवे सबसे लंबी एक्सप्रेसवे, इसके किनारे स्थापित किया जाएगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में रामायणकालीन स्थलों को किस देश के द्वारा विकसित किया जाएगा? रामायणकालीन स्थलों को विकसित करने के लिए किस देश का सहयोग लिया जाएगा? तो आंसर है श्रीलंका। जी हाँ, श्रीलंका रामायण में आएगा ही आएगा, तो श्रीलंका के सहयोग से ही रामायणकालीन स्थलों को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, और ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने नई संस्कृति नीति 2023 लॉन्च करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई संस्कृति नीति 2023 लॉन्च करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार आज का ये प्रश्न समाप्त हुआ, आज की सीरीज समाप्त हुई। कुल 70 प्रश्न थे, ऐसे ही 2 से 3 श्रृंखला आपके सामने जल्दी प्रस्तुत करूंगा, जिसे अब पूरा पेट का कोर्स, जी हाँ 6 महीने का कोर्स मैं लेके चल रहा हूँ, 6 महीने का पूरा करंट अफेयर्स आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, तब तक मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, और आपके अच्छे स्वास्थ्य और सिलेक्शन की कामना करते हुए आज का प्रण लेता हूँ। गुड बाय।